हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो आज हम क्लास 9th का लेसन 15 मेघ आए कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। यानी जब बादल आए तो बादल के आने पर क्या क्या परिवर्तन हुए प्रकृति में वो आपको बताना है। तो बादल के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है। जैसे बयार नाचते गाते हुए चलने लगी, बयार ठंडी ठंडी हवा नाचते गाती हुई चल रही है। पेड़ झुकने लगे, मानो वे गर्दन उचका उचका कर बादलों को निहार रहे हैं। आंधी चलने लगी और धूल ऐसा लगा मानो धूल अपना घाघरा उठाकर दौड़ रही है। और बारिश के कारण नदियाँ पानी से भर गई हैं और उसमें लहरें उठ रही हैं। गर्मी से व्याकुल लता बारिश से हरी भरी हो गई है। क्षितिज में बिजली चमकी और झरझर वर्षा होने लगी। तालाब जल से भर गए हैं आदि ये सब परिवर्तन प्रकृति में हुए हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? तो आपके पास 5 आपको दे रखे हैं। इन सब के बारे में आपको बताना है कि ये जो कविता के अंदर शब्द आए हैं ये किसके लिए आए हैं। जैसे पहला शब्द है धूल, तो धूल किसका प्रतीक है? तो धूल यहाँ पर ग्रामीण स्त्री का प्रतीक है। पेड़ यहाँ पर ग्रामीण जो गांव के व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, गांव का सामान्य व्यक्ति या फिर ग्रामीण नवयुवक या ग्रामीण युवक के लिए पेड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। थर्ड है नदी, तो नदी यहाँ पर नवविवाहिता स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है या फिर नववधू भी आप इसके लिए लिख सकते हो। लता भी नववधू या नवविवाहिता और या फिर नायिका। तो यहाँ पर 2 है, लता और नदी दोनों को ही कवि ने नवविवाहिता स्त्री के रूप में बताया है और लता को नायिका के रूप में बताया है। फिर है ताल घर का एक सदस्य जो मेहमान के आने पर उसका स्वागत करता है या फिर सेवक भी हो सकता है, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि जो सेवक होते थे वो ही पैर धोने जैसे काम करते थे, लेकिन जब सेवक नहीं होता तो घर का कोई भी सदस्य ये इस क्रिया को करता है। तो ये हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में इस तरह के ये हमारे रीति रिवाज हैं जो आज भी आप ग्रामीण परिवेश में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न 3 है, लता ने बादल रूपी मेहमान को कैसे देखा और क्यों? तो देखो, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ के पीछे छुपकर देखा और उन्हें उल्हाना देती हुई वो कहती है कि उन्होंने अब उसकी सुध ली है, अर्थात बहुत दिनों के बाद वो उससे मिलने के लिए आए हैं, यानी 1 साल के बाद उससे मिलने के लिए आए हैं और साथ ही साथ वह उसके आने से खुश भी है। तो दोनों ही स्थिति है यहाँ पर। लता जो है नायिका, जो है लता रूपी जो नायिका है, वो बादल रूपी मेहमान को, बादल रूपी दामाद को उल्हाना भी दे रही है और उसके आने से वो खुश भी है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट वाला जो क्वेश्चन होता है तो उसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ भाव ही बताना है आपको। जब काव्य सौंदर्य आएगा तो हम भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों बताएंगे। तो देख लीजिए इसका भाव पंक्ति का। पहली है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो यहाँ पर जो नायिका है, लता रूपी जो नायिका है, उसको यह भ्रम था कि बादल रूपी जो नायक है, दामाद है, वो नहीं आएगा, लेकिन उसके आने पर उसका यह भ्रम टूट गया। यानी मेघ रूपी दामाद के आने पर लता रूपी नायिका के मन में जो भ्रम बना हुआ था वह भ्रम अब टूट गया और उसने उससे क्षमा मांग ली। दूसरा देखो, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब यहाँ पर नदी रूपी जो नायिका है, नदी रूपी नायिका बादल रूपी नायक को देखकर ठिठकी अर्थात ठहर गई और उसने घूंघट सरकाकर सौंदर्य भरी तिरछी नजरों से बादल रूपी नायक को देखा। दोबारा देख लो एक बार इसको।
कि नदी रूपी नायिका ने बादल रूपी नायक को देखकर वह ठहर गई। ठिठकी मतलब ठहर जाना, रुक जाना। और उसने घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से, सौंदर्य भरी तिरछी नजरों से बादल रूपी दामाद को देखा। तो जैसे स्त्रियां अपने घूंघट हटाकर और नेत्रों से देखती हैं, तो उसी तरह से उसने बादल को देखा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 5। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो देखो, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आपका बनता है कि कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो देखो यहाँ पर प्रश्न 9 जो आपको दिया हुआ है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया उसे लिखिए। उसका और इसका सेम आंसर होगा। तो इन दोनों प्रश्न को आप अथवा में लिख लेना। एक साथ ही मैं इन दोनों का आंसर बता रही हूँ, तो एक ही क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत है, दोनों का सेम आंसर है। तो पहले हम बादल के आने से जो परिवर्तन हुए वो लिखेंगे, उसके बाद हम मेहमान के आने से जो परिवर्तन हुए वो लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं बादल का, हेडिंग डालनी है आपको, बादल के आने से निम्नलिखित परिवर्तन हुए। तो बादल के आने पर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, सभी घरों की खिड़की दरवाजे खुलने लगे, हवा के कारण पेड़ झुकने लगे और आंधी चलने लगी, धूल उड़ने लगी, नदियाँ जल से भर गई और उसमें लहरें उठने लगी, तालाब जल से भर गए और गर्मी से व्याकुल लता वर्षा के कारण हरी भरी हो गई, क्षितिज में बिजली चमकी और वर्षा होने लगी। तो ये तो थे बादल के आने पर। अब है मेहमान के आने पर निम्नलिखित परिवर्तन हुए। इसको ऐसे लिखोगे आप कि जब मेहमान आया, यानी दामाद, बादल रूपी जो दामाद है उसके आने पर, मेहमान के आने पर गांव की स्त्रियां नाचते गाते हुए दौड़ने लगी, लोग उनको देखने के लिए अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को खोलने लगे, गांव का बुजुर्ग सदस्य या घर के बड़े लोग उसका आदर सत्कार करने के लिए बाहर आए और गांव की स्त्रियां अपना घूंघट उठाकर तिरछी नज़रों से मेहमान को देखने लगी। यानी उसको देखने के लिए छोटे और बड़े सभी गांववासी देखने के लिए उसको उत्साहित हुए। और नायिका ने जब मेहमान को देखा तो उसके मन का संदेह दूर हुआ और उसकी आँखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसके हृदय में बिजली सी दौड़ने लगी। तो ये सारे परिवर्तन मेहमान के आने पर हुए। अगला प्रश्न है आपका, मेघ के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो देखो, कवि ने बादल को बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही है? तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। देखो, पहला कारण कि जो बादल हैं उनके लिए बन ठन के संवरने की बात कवि ने इसलिए कही है क्योंकि जिस तरह से जब कोई मेहमान शहर से गांव में जाता है या फिर अपने ससुराल जाता है कोई भी, तो जब वो जाता है बहुत दिनों के बाद, तो वह बन ठन कर संवर कर जाता है, अच्छी वेशभूषा धारण करता है, तो उसको बनने संवरने में समय भी लगता है। उसी प्रकार से बादल जो हैं वो भी 1 वर्ष के बाद आए हैं, बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसीलिए कवि ने उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया है कि उसको भी बनने संवरने में समय लगा, इसीलिए अब वो बन ठन के संवर के आया है। दूसरा कारण कि जो बादल होते हैं वो कभी काले, भूरे रंग के, सफ़ेद रंग के कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी उनकी आकृतियाँ परिवर्तित होती रहती है, तो नीले आकाश में उनका जो रंग है बहुत ही मनोहारी लगता है। तो कवि को ऐसा लगता है कि जो बादल हैं वो सज संवर कर आ रहे हैं और उन्होंने बादलों का यहाँ पर मानवीकरण किया है, इसलिए उसमें सजीवता लाने के लिए भी कवि ने, सजीवता डालने के लिए भी कवि ने बादलों को बन ठन के संवर के, बादलों के बन ठन के संवर के आने की बात कही है। तो ये तीनों कारण हैं इसके।
अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो देख लीजिए पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं जिनमें मानवीकरण अलंकार आया है और रूपक अलंकार आया है। आप अपनी बुक में ही अपनी पेंसिल से टिक करते जाना। तो पहली पंक्ति तो कविता की पहली पंक्ति है, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। फिर है सेकंड लाइन, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, है ना, इसमें मानवीकरण हुआ है। फिर है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, धूल भागी घाघरा उठाए, और बाकी चितवन उठी नदी ठिठकी, और बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, है ना। बरस बाद सुधी लीनी बोली अकुलाई लता, ओट हो किवाड़ की, और हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। इन सभी पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार आया है। अब रूपक अलंकार देख लीजिए, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। तो जो पूरी पंक्ति है इसमें रूपक अलंकार है क्षितिज अटारी में और दामिनी दमकी में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक और मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन जो पहली पंक्ति है, पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जो पहली पंक्ति आई थी, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, तो बयार का स्त्री के रूप में मानवीकरण हुआ है, मेघ का दामाद के रूप में मानवीकरण हुआ है ना। और पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, तो पेड़ का नगरवासी के रूप में मानवीकरण हुआ है ना। धूल भागी घाघरा उठाए, इस पंक्ति में धूल का स्त्री के रूप में मानवीकरण हुआ है। और बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, तो बूढ़े पीपल का गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के रूप में मानवीकरण हुआ है। अगली पंक्ति थी, बोली अकुलाई लता, तो लता जो है वो स्त्री का प्रतीक है या नायिका का प्रतीक है, तो उसका नायिका के रूप में मानवीकरण हुआ है। और क्षितिज अटारी में, तो क्षितिज को अटारी के रूपक के द्वारा प्रस्तुत किया है, क्षितिज को अटारी के, अटारी मतलब छत या अट्टालिका। और दामिनी दमकी, दामिनी दमकी में दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया है, ठीक है। और एक और पंक्ति आई है, बांध टूटा सरसर झरझर झरझर मिलन के अश्रु ढर के, तो झरझर मिलन के अश्रु द्वारा बारिश को पानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये प्रश्न। अब अगला देख लीजिए, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो कविता के अंदर जो रीति रिवाज बताए हैं, गांव में जो रीति रिवाज होते हैं आज भी, उनकी ओर कवि ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो देखिए रीति रिवाज जैसे कि जब मेहमान आता है तो घर के बड़े बुजुर्ग उसका स्वागत करते हैं, तो यहाँ पर भी बूढ़े पीपल ने जुहार की, तो ये आया। दूसरा, जब मेहमान आते हैं तो उसका परात में पानी भरकर उसके पैरों को धोया जाता है, तो ये आज भी होता है। ग्रामीण परिवेश में आप जाओगे तो आज भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कवि ने वो भी हमें बताया है कि जब मेहमान आता है तो उसके पैर धोने की जो क्रिया है वो की जाती है। और जब मेहमान आते हैं तो पूरे गांव वासी उसको देखने के लिए उत्साहित होते हैं, है ना, अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलते हैं। तो वही कवि ने इस कविता में बताया हमें। और कवि ने बताया कि जब मेहमान आता है तो उसको उसके सामने जो नायिका होती है यानी जो बेटी होती है वो अपने घर वालों के सामने उससे सीधे सीधे बातचीत नहीं करती। तो कवि ने किवाड़ का प्रयोग किया है कि किवाड़ के पीछे, किवाड़ की ओट में छुपकर वो उसको उल्हाना देती है या उससे बात करती है। तो घर के बड़े बुजुर्गों के सामने वो सीधे सीधे बात नहीं करती। ये सारी जो रीति रिवाज हैं वो कवि ने उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अब आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, काव्य सौंदर्य लिखिए।
तो काव्य सौंदर्य में पहले आपको भाव सौंदर्य बताना है, फिर उसका शिल्प सौंदर्य बताना है। तो पंक्ति है, पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो पाहुन का मतलब मेहमान, तो कवि कह रहा है मेहमान जो आए हैं गाँव में शहर के, शहर से गाँव में मेहमान जो आए हैं, तो इसलिए जो सारे गांव वाले उनको देखने के लिए बड़े उत्साहित हैं। इसीलिए जो बादल हैं, बादल को यहाँ पर पाहुन मेहमान के समान, दामाद के समान बताया है। मेहमान भी कौन है? दामाद है, जो एक विशेष व्यक्ति है। उसके आने पर घर के सभी व्यक्ति उसकी स्वागत सत्कार में लग जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मेहमान भी कौन है? दामाद है। तो दामाद आए हैं वो भी शहर से गांव में, तो गांव में आने पर गांव के सभी लोग उनको देखने के लिए उत्साहित हैं, उनका आदर सत्कार करने में लगे हुए हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, जो बादल हैं वो बंठन के सवर कर आए हैं, जैसे कि कोई मेहमान शहर से गांव में बंठन के सवर के आता है। अब ये तो हो गया इसका भाव सौंदर्य। अब इसका शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में आप इसमें लिखोगे, इस पंक्ति में मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास तीनों अलंकारों का प्रयोग किया है कवि ने। तो देखो, मेघ आए बड़े बंठन के, ये हो गया आपका मानवीकरण। पाहुन जो आए हो, इस पंक्ति में आ गया उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ पर जो ये शब्द आया है ज्यों, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में की सबसे आसान तरीका इसको पहचानने का, मनु, मानो, मनहु, ज्यों आदि, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ज्यों शब्द जो प्रयोग किया है, इससे हम पहचानेंगे यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उसके बाद अनुप्रास भी है, क्योंकि यहाँ पर बन ठन है ना, न वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इस तरह से यहाँ अनुप्रास भी है। तो तीनों अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तुकबंदी शब्दों का प्रयोग किया है, योजक चिन्हों का प्रयोग किया है, और मेघ को मेहमान के रूप में दिखाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, भाषा एकदम सरल और सहज है। तो ये हो गया इसका शिल्प सौंदर्य। अब अगला प्रश्न है बच्चों आपका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, तो आप ये मत कहना कि मैम क्वेश्चन नंबर 9 आपने छोड़ दिया है, मिस कर दिया है। तो वो मैंने दोनों को एक साथ ही बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने आपको करवा दिया है, दोनों का सेम आंसर है। अब है आपका रचना और अभिव्यक्ति। तो प्रश्न 10 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं, अब है रचना और अभिव्यक्ति। तो रचना और अभिव्यक्ति में देख लीजिए, प्रश्न है आपका, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये आपको खुद लिखना होता है अनुच्छेद, तो कि जब बारिश आती है तो आपके आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप इसको अपने आप कर सकते हो, बहुत इजी सा आंसर है इसका, कि जब वर्षा के आने पर वातावरण में जो गर्मी है ख़त्म हो जाती है, लोग जो गर्मी से व्याकुल होते हैं उनको उस गर्मी से राहत मिल जाती है। पेड़ पौधे हर तरफ हरे हरे दिखाई देते हैं, स्वच्छ दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आसपास के गड्ढों में, सड़कों पर पानी भर जाता है, और कई बार तो ज़्यादा बारिश आने के कारण इतना अधिक पानी भर जाता है कि यातायात भी रुक जाता है और हमें आने जाने में परेशानी होती है, सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये सब परिवर्तन बारिश के आने पर होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। तो देखो, बड़ा बुजुर्ग पीपल को क्यों कहा है, इसके कई कारण हैं। जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी आयु बहुत लंबी होती है, मैंने आपको बताया भी था, लेसन पढ़ाया जब, कि पीपल और बरगद जो वृक्ष हैं इनकी आयु बहुत लंबी होती है। दूसरा, ये हमारे पूजनीय वृक्ष हैं, क्योंकि पीपल की हम पूजा करते हैं, इसको काटना पाप समझा जाता है, तो कोई भी पीपल के वृक्ष को नहीं काट सकता। आम जो वृक्ष होते हैं, कोई सा भी वृक्ष हो उसे तो कोई भी काट देता है, पेड़ों को सब काट देते हैं, लेकिन पीपल को कोई टच नहीं करता, पीपल को कोई नहीं काटेगा। तो इस तरह से पीपल जो है वो बढ़ता ही चला जाता है और उसकी आयु बहुत लंबी होती है, तो जल्दी से वो अपने आप खत्म भी नहीं होता, तो उसे इसीलिए बड़ा बुजुर्ग कवि ने कहा है। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड,
हाँ, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, बताइए। तो देखो, पहले के समय में हमारी जो संस्कृति थी अतिथि देवो भवः की थी। हम लोग अतिथि को देवता के समान मानते थे, उसका आदर सत्कार करते थे और बहुत बहुत दिनों तक अतिथि घरों में रहते थे। आपने पुराने समय में देखा भी होगा, जॉइंट फैमिली होती थी और कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता था। लेकिन आजकल आज जो जो संस्कृति है इसमें परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अधिक हो गया है ना। भारत में लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने लगे हैं और उसके कारण मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया है, यानी केवल अपने बारे में सोचता है, उसके पास दूसरों के लिए समय ही नहीं होता। इसी कारण आज संयुक्त परिवारों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है और ऐसी स्थिति में तो अतिथि सत्कार करने की परंपरा तो प्रायः लुप्त ही हो गई है। तो जब लोग अपने ही परिवार के सदस्यों के बारे में नहीं सोचते, उनके लिए उनके पास समय नहीं है, तो अतिथि के लिए तो कैसे ही समय होगा। इसीलिए इस परंपरा में परिवर्तन हो गया है। अब है भाषा और अध्ययन। प्रश्न 14, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, मुहावरे का क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो देख लीजिए कविता में कौन कौन से मुहावरे आए हैं। पहला है बन ठन के। बन ठन के का मतलब होता है तैयारी के साथ। वाक्य है, आज काव्य सम्मेलन में सभी कवि बन ठन कर आए हैं। सुधि लेना। सुधि लेना मतलब खबर लेना। बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय मित्र की सुधि तक नहीं ली। तीसरा है गांठ खुलना। गांठ खुलने का मतलब होता है समस्या का समाधान होना। बात की तह तक पहुंचकर ही दोनों के बीच बंधी गांठ खुल सकती है। इसका वाक्य हो गया। फिर नंबर 4 पर है, एक और आया, मिलन के अश्रु। मिलन के अश्रु मतलब मिलने की खुशी। इतने दिनों के बाद अपने सगे भाई से मिलकर उसकी आंखों से मिलन के अश्रु बह निकले। तो ये हो गए आपके मुहावरे। कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। कौन कौन से आंचलिक शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। जैसे कविता में आए हैं बयार, पाहुन, उचकाना, जुहार, सुधीलीनी, किवार, अटारी, घाघरा, घूंघट, है ना, भरम आदि शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। अब है मेघ आए। कविता की भाषा सहज और सरल है, उदाहरण देकर बताइए। तो देखो, देशज, इस कविता में देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण जैसे बनठन, घाघरा, घूंघट, किवाड़, ये सारे देशज शब्द हैं, अटारी आदि। और मेघ के आने की खुशी में सभी गांव वालों ने उनका स्वागत किया। अतः इस कविता में भाषा एकदम सरल और सहज है। आम बोलचाल की भाषा का कवि ने प्रयोग किया है जो हमें आसानी से समझ में आ जाती है।